प्रैक्टिकली किसी सर्किट में करंट का डायरेक्शन कैसे पता करते हैं? सिंपल है, गैल्वेनोमीटर के यूज से। हेलो एवरीवन, आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। व्हाट इज एमसीजी, व्हाट इज अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर? तो गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है जो किसी सर्किट में करंट डिटेक्ट कर सकता है। इसके अलावा ये सर्किट में करंट का डायरेक्शन भी बता सकता है। आपको याद होगा व्हिटस्टोन ब्रिज। व्हिटस्टोन ब्रिज में 4 रेसिस्टर्स जो हैं वो इस तरीके से कनेक्टेड होते थे ताकि एक स्क्वायर का फॉर्मेशन करें, और इस स्क्वायर के वर्टिसेस को हम लोग डिनोट करते थे पॉइंट्स ए बी सी डी से। ओके, एसी को गैल्वेनोमीटर आर्म कहा जा रहा था और बीडी को बैटरी आर्म। गैल्वेनोमीटर आर्म एसी यानी सेक्शन एसी में करंट है या नहीं, ये डिटेक्ट करने के लिए हम लोग यूज करते थे द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का। ओके, तो गैल्वेनोमीटर क्या है? एक डिवाइस है जो कि किसी सर्किट में करंट है या नहीं ये डिटेक्ट करता है। इसके अलावा गैल्वेनोमीटर किसी सर्किट में करंट का डायरेक्शन भी बताता है। ओके, अब हम लोग आते हैं इसके प्रिंसिपल पर। क्या है गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल? आप लोग लास्ट टॉपिक पढ़े थे, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रेक्टेंगुलर करंट लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और फाइनली आपने एक कंक्लूजन ड्रॉ किया था कि यदि एक करंट लूप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हो तब वो एक्सपीरियंस करता है मैग्नेटिक टॉर्क, जिसका एक्सप्रेशन है टाउ वेक्टर इक्वल टू एम वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। टाउ टॉर्क, एम वेक्टर क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट। क्या होता है मैग्नेटिक मोमेंट? ये सपोज करंट लूप है। अब इस करंट लूप के लिए मैग्नेटिक मोमेंट जो है इसका एक्सप्रेशन है एम वेक्टर इक्वल टू आई ए वेक्टर। मैग्नेटिक मोमेंट इज डिफाइंड एज एम वेक्टर इक्वल टू आई ए वेक्टर, वेयर आई इज करंट इन द लूप एंड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है इस लूप के एरिया के इक्वल, और इसका डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल के हेल्प से देते हैं। कैसे? देखिए, यदि करंट एंटी क्लॉकवाइज हो तब मैग्नेटिक मोमेंट आउट ऑफ प्लेन होगा, और यदि करंट क्लॉकवाइज हो तब मैग्नेटिक मोमेंट इनटू द प्लेन होगा। ओके, इस कॉइल के लिए मैग्नेटिक मोमेंट आउट ऑफ प्लेन है और इस कॉइल के लिए मैग्नेटिक मोमेंट इनटू द प्लेन है। ओके, और बी वेक्टर क्या है? बी वेक्टर जो है मैग्नेटिक फील्ड है। कैसा मैग्नेटिक फील्ड? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड, ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है उसकी बात नहीं की जा रही है, इस लूप को किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखा गया है। ओके, तो ये टॉपिक आपने पढ़ा था कि एक करंट लूप यदि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो तो वो एक मैग्नेटिक टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, और यही है गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल। इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग क्या है तो मैं फिगर बना करके इसका कंस्ट्रक्शन समझाता हूं। ओके, एक सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर पर इंसुलेटेड कॉपर वायर को लपेटा गया है इस तरीके से। तो ये कॉपर का वायर जो है सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर रेक्टेंगुलर लूप्स का फॉर्मेशन करते हैं, रेक्टेंगुलर लूप्स बनाते हैं। ओके, सपोज n टर्न्स है। ओके, कितने सारे टर्न्स? n टर्न्स है। अब ये जो आयरन कोर है ये अपने एक्सिस पर, यहां मैंने एक्सिस को डॉट 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 से रिप्रेजेंट किया है, एक्सिस पर रोटेट करने के लिए फ्री है। ओके, ये फिगर जो है लैटरल फिगर है। ओके, अब इसका जो है टॉप व्यू मैं लेता हूं। ठीक है, इसका टॉप व्यू मैं लेता हूं। कहने का मतलब ऐसे ऊपर से इसे देखते हैं। ठीक है, तो ऊपर से देखने पर जो डायग्राम बनना चाहिए वो डायग्राम मैंने यहां दिखाया है। ओके, एक सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर है, उस पर इंसुलेटेड कॉपर वायर को बाउंड किया गया है जिससे कि वो रेक्टेंगुलर लूप्स का फॉर्मेशन करते हैं। ओके,
और इस तरीके से जो सिस्टम बना इसे हम लोग मैग्नेट के 2 पोल पीसेज के बीच रखते हैं। ओके, ये जो सॉफ्ट आयरन कोड है इसके पास एक स्प्रिंग है SP, और इसके अलावा इस पर एक स्केल है और एक पॉइंटर है। पॉइंटर जो है इस सिलेंडर के रोटेट करने से पॉइंटर भी जो है ऐसे ऐसे मूव करता है। ओके, जब गैल्वेनोमीटर से करंट पास नहीं करता है तब ये पॉइंटर जो है यहाँ होता है बीच में, मिडिल में। इस पोजीशन को हम लोग कहते हैं न्यूट्रल पोजीशन। क्या कहते हैं? न्यूट्रल पोजीशन। ओके, और जब करंट फ्लो करता है तो करंट का डायरेक्शन के अकॉर्डिंग या तो ये पॉइंटर इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है या फिर इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये एक्सपीरियंस करता है एक मैग्नेटिक टॉर्क। जरा सोचिए, जब इस कॉइल से करंट फ्लो करे, जब इस कॉइल से करंट फ्लो करेगा तब इस कॉइल के पास होगा अपना एक मैग्नेटिक मोमेंट, और मैग्नेटिक मोमेंट होगा और ये रखा हुआ है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये एक्सपीरियंस करेगा मैग्नेटिक टॉर्क। वो मैग्नेटिक टॉर्क कितना होगा? देखिए कितना होगा, टाउ वेक्टर इक्वल m वेक्टर क्रॉस v वेक्टर। इन स्केलर फॉर्म आप इसे लिख सकते हैं टाउ इक्वल m b साइन थीटा। m क्या है जी? मैग्नेटिक मोमेंट I into A, and for n turns it is NIA। m का वैल्यू हो गया NIA इंटू मैग्नेटिक फील्ड B साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा? यहां जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म तो है ही, इसके अलावा ये जो सिलिंड्रिकल आयरन कोड यूज किया गया है ये मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल बनाता है। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड से आपका क्या मतलब है? रेडियल सुनने में ऐसा लग रहा है रेडियस के अलॉन्ग, हाँ कुछ ऐसा ही है। देखिए जैसे ये सिलेंडर का टॉप व्यू है, ये वाला लाइन इसका रेडियस है। सपोज मैग्नेटिक फील्ड इस लाइन के अलॉन्ग हो तो ये रेडियल है। सपोज मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर से इस लाइन के अलॉन्ग है तो ये रेडियल है, ये भी रेडियल है, ये भी रेडियल है, ये भी रेडियल है, ये सब रेडियल है। ओके, क्या फायदा है रेडियल से? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लेने से क्या फायदा है? देखिए यहां ध्यान दीजिएगा, किसी समय आप कॉइल को इस ओरिएंटेशन में एज्यूम कीजिए। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये रहा, इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन के हेल्प से इस ओरिएंटेशन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमें पता चलता है ये रहा, और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये रहा। दोनों के बीच एंगल कितना है? 90 डिग्रीज, π/2 रेडियन। अब सपोज ये कॉइल इस ओरिएंटेशन में आता है, सपोज ये रोटेट करके यहां आ जाता है, तब आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन के हेल्प से देंगे। ओके, और एरिया वेक्टर ये रहा। अगेन एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच डायरेक्शन कितना, एंगल कितना है? 90 डिग्री, π/2 रेडियन। फिर यहां भी कुछ ऐसा ही है। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके यूज से फायदा ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच एंगल हमेशा फिक्स रहेगा। कितना? π/2 रेडियन, π/2 रेडियन, बिकॉज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इज यूज। ओके, तो यहां से मैग्नेटिक टॉर्क आपको मिला NIAB साइन π/2 का वैल्यू 1। ओके, अब यदि ये मैग्नेटिक टॉर्क लगता है तो ये सिलिंड्रिकल कोड जो है कॉइल के साथ रोटेट कर जाना चाहिए विथ सम एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। ओके, लेकिन इसे एक्सेलरेशन ना मिले इसके लिए, इसे बैलेंस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं एक स्प्रिंग। क्या यूज करते हैं? स्प्रिंग। स्प्रिंग SP यहां यूज किया गया है जो कि मैग्नेटिक टॉर्क को काउंटर करता है। वो एक काउंटर टॉर्क लगाता है और मैग्नेटिक टॉर्क को बैलेंस करता है। ओके, तब कॉइल जो है उसके पास एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं होगा। हाँ, वो रोटेट करेगा लेकिन स्लोली रोटेट करेगा, राइट। तो इक्विलिब्रियम में
इन इक्विलिब्रियम काउंटर टॉर्क और मैग्नेटिक टॉर्क ये दोनों बराबर होंगे। काउंटर टॉर्क कितना, इसे मैं लिखता हूं के फाई। यहां के क्या है और फाई क्या है? फाई जो है डिफ्लेक्शन है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। देखिए, जब कॉइल से करंट फ्लो नहीं करता है, ये जो कॉइल है, इस कॉइल से जब करंट फ्लो नहीं करता है, तो पॉइंटर जो है यहां होता है बीच में। इस पोजीशन को हम लोग कहते हैं न्यूट्रल पोजीशन। क्या कहते हैं? न्यूट्रल पोजीशन। और जब करंट फ्लो करता है तो करंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ये पॉइंटर इधर इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, या तो इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है। ओके, जब कॉइल से करंट फ्लो करेगा, गैल्वेनोमीटर कॉइल से जब करंट फ्लो करेगा तो ये न्यूट्रल पोजीशन से या तो इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में रोटेट करता है। ओके, और जितना एंगल से रोटेट करता है उसी को मैं बोल रहा हूं एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, फाई से डिनोट किया जा रहा है। ओके, और के क्या है? के है टॉर्सनल कांस्टेंट। टॉर्सनल कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? रीअस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, या फिर उसी को कह सकते हैं पर यूनिट डिफ्लेक्शन। जी हाँ, स्प्रिंग जो काउंटर टॉर्क लगाएगा वो डिपेंड करता है डिफ्लेक्शन पे। ठीक है, ये टेंसाइल स्ट्रेंथ के कारण होता है। अब जैसे कि एक टेंसाइल मटेरियल है, उसको हम लोग इस तरीके से मोड़ते हैं। ठीक है, तो क्या होता है? जितना हम लोग मोड़ेंगे उतना ज्यादा ये स्ट्रेस पैदा करता है। ओके, उसी तरीके से स्प्रिंग को भी जब मोड़ेंगे, ठीक है, तो जितना टॉर्क अप्लाई करेंगे, ठीक है, जितना उसका डिफ्लेक्शन दिया जाएगा उसके प्रोपोर्शनल होगा काउंटर टॉर्क। ठीक है, उसके प्रोपोर्शनल होगा काउंटर टॉर्क। काउंटर टॉर्क टाउ जो है वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है किस पे? फाई पर, यानी एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन पर। तो क्लियर है, वहां पर एक कांस्टेंट होगा, उस कांस्टेंट को हम लोग कह रहे हैं टॉर्सनल कांस्टेंट या फिर रीअस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट डिफ्लेक्शन या पर यूनिट ट्विस्ट। ओके, एनी प्रॉब्लम? गुड। नाउ मैग्नेटिक टॉर्क। मैग्नेटिक टॉर्क का वैल्यू मिला था NIAB। ओके, अब यहां से आपको फाई इक्वल मिल जाता है NAB अपॉन K इंटू आई। ये कांस्टेंट है NAB अपॉन K। एक गैल्वेनोमीटर के लिए, एक पार्टिकुलर गैल्वेनोमीटर के लिए नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया ऑफ कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड और ये टॉर्सनल कांस्टेंट के, एक पार्टिकुलर गैल्वेनोमीटर के लिए ये सब कांस्टेंट है। उसमें चेंज क्या कर रहा है? करंट, और करंट चेंज करेगा तो डिफ्लेक्शन भी चेंज करेगा। लेकिन मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगा, अभी इसका सच्चाई जो है थोड़ा देर बाद आपको क्लियर होगा। ठीक है, हाँ, ये है कि ये एक कांस्टेंट है और आपको यहां से लग रहा होगा कि डिफ्लेक्शन फाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट का। सच भी है, लेकिन करंट जो है काफी स्मॉल हो, बहुत छोटा हो, तब ये सच है। क्योंकि गैल्वेनोमीटर बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस है, और यदि करंट माइक्रो एम्पियर के रेंज का हो तो भी ये फुल डिफ्लेक्शन शो करता है। बहुत दुख की बात, प्रैक्टिकली यूज करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो उसके बारे में मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, कैसे इसको यूज करना है। वैसे तो हमें अपियर हो रहा है कि ये डिफ्लेक्शन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट का, लेकिन मैंने क्या बताया, माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर का करंट यूज करने पर भी ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करता है। चलिए, इस समस्या से कैसे निकलेंगे वो आगे देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां से I इक्वल आपको मिला K अपॉन NAB 5। इस कांस्टेंट को मैं G से डिनोट करता हूं। ओके, G को गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट आप बोल सकते हैं।
गैल्वेनोमीटर का यूज हम एक करंट मेजरर के रूप में कैसे करेंगे? गैल्वेनोमीटर एज ए करंट मेजरर। ओके, करंट मेजर करने के लिए आप जो डिवाइस यूज करते हैं उसे आप कहते हैं आमीटर। तो गैल्वेनोमीटर को हम आमीटर में कैसे कन्वर्ट करें? चलिए, सबसे पहले गैल्वेनोमीटर का लिमिटेशन जरा समझते हैं। गैल्वेनोमीटर एक बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस है और अभी मैंने आपको बताया कि माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर का भी करंट होता है, तो ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है, सीधा न्यूट्रल पोजीशन से यहां अंतिम तक पहुंच जाता है, या फिर सीधा यहां से यहां पहुंच जाया करता है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन। और दूसरा लिमिटेशन, गैल्वेनोमीटर बनाने के लिए जो क्वाइल यूज किया गया है जिसमें कि लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो यदि लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो उसमें क्वाइल लंबा सा होगा, उसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। और करंट मेजर करने के लिए गैल्वेनोमीटर को आपको कनेक्ट करना होगा सर्किट के साथ, सीरीज कनेक्शन। गैल्वेनोमीटर को सीरीज में अटैच करना होगा सर्किट के साथ। तो जरा सोचिए, यदि आप सर्किट के साथ सीरीज में गैल्वेनोमीटर को अटैच कर देते हैं तो सर्किट का रेसिस्टेंस तो बढ़ जाएगा ना। सपोज एक सर्किट में एक लोड है L और इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स है B। अब इससे करंट पास कर रहा है। प्रैक्टिकली यदि हम इसका वैल्यू पता करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, यहां पर सीरीज में गैल्वेनोमीटर सपोज कनेक्ट कर देते हैं। तो अब रेसिस्टेंस जो है वो L नहीं है, अब L प्लस RG हो गया। और यदि L प्लस RG हो गया तो बैटरी जो है अब पहले जितना करंट था उतना करंट तो नहीं दे रहा होगा, बैटरी से कम करंट सप्लाई हो रहा होगा। तो सर्किट में करंट का जो वैल्यू है वो अफेक्ट हो जाता है। यदि हम लोग गैल्वेनोमीटर को एक सर्किट में सीरीज में अटैच कर दें, कनेक्ट कर दें, तो दो लिमिटेशंस है। क्योंकि गैल्वेनोमीटर एक सेंसिटिव डिवाइस है, ये छोटे से छोटे करंट, माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर के करंट के लिए भी फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है। और यदि इसे सर्किट में सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाए तो ये सर्किट में करंट के वैल्यू को ही चेंज कर देगा, सर्किट में करंट के वैल्यू को ही अफेक्ट करेगा। तब गैल्वेनोमीटर के इस लिमिटेशन से बचने के लिए हम क्या करें, तो जरा कंसीडर कीजिए, यदि हम गैल्वेनोमीटर के साथ एक बहुत ही छोटा सा रेसिस्टेंस कनेक्ट कर दें पैरेलल में, गैल्वेनोमीटर कॉइल के साथ यदि हम पैरेलल में बहुत ही छोटा सा रेसिस्टेंस कनेक्ट कर दें, ये गैल्वेनोमीटर, इसका रेसिस्टेंस है Rg, और इसके साथ पैरेलल में हम कनेक्ट कर देते हैं एक बहुत ही छोटा सा रेसिस्टेंस Rs। ओके, तो क्या होगा, अब गैल्वेनोमीटर में एंटर करने वाला करंट गैल्वेनोमीटर कॉइल से जाने के बजाय मोस्ट ऑफ द करंट ये जो छोटा सा रेसिस्टेंस है इससे जाना प्रीफर करेगा। हाँ, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि इसमें करंट नहीं जाएगा, लेकिन करंट का वैल्यू गैल्वेनोमीटर कॉइल से बहुत 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 कम होगा, माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर से भी बहुत कम होगा, क्योंकि ये जो रेसिस्टेंस है ये बहुत छोटा है। Rs इज वेरी मच स्मॉल देन Rg। Rs Rg से बहुत 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 छोटा है। इस कारण से मोस्ट ऑफ द करंट जो है वो गैल्वेनोमीटर में इंटर करने के बाद, इस डिवाइस में इंटर करने के बाद, वो गैल्वेनोमीटर कॉइल से जाने के बजाय इस रेसिस्टेंस से जाना प्रीफर करेगा। और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा, अब इस डिवाइस का जो डिवाइस बना, इस डिवाइस का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होगा, तो पैरेलल में है तो आप लोग ये यूज कर सकते हैं Rg इंटू Rs अपॉन Rg प्लस Rs।
यहाँ पे RS जो है बहुत छोटा है RG से, तो यहाँ RS को नेग्लेक्ट कर दीजिए, तो ये 0 यहाँ लिखिए, RG और RG कैंसिल, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आपको क्या मिला? इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज अप्रोक्सीमेटली फाउंड टू बी RS। क्या किया मैंने? यहाँ RS का वैल्यू 0 पुट कर दिया, RS का वैल्यू मैंने यहाँ 0 पुट कर दिया। क्यों? क्योंकि RS जो है वो RG से काफी छोटा है। ये RG और ये RG कैंसिल, तो R इक्विवेलेंट आपको क्या मिला? लगभग RS के इक्वल। ओके, तो अब ये डिवाइस जो है अपना जो रेसिस्टेंस ऑफर कर रहा है वो बहुत छोटा है, और प्रैक्टिकली सर्किट में जो लोड होता है, लोड का जो रेसिस्टेंस होता है, उसके कंपैरिजन में ये रेसिस्टेंस नेग्लिजिबल है, तो करंट का वैल्यू जो है अब अफेक्ट नहीं होगा। और एक फायदा ये भी हुआ कि इसमें करंट बहुत कम जा रहा है, माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर से भी बहुत छोटा करंट जा रहा है। इस कारण से अब इसका डिफ्लेक्शन भी फॉलो करेगा। ठीक है, उस समय मैं ये बात बोलने से डर रहा था। क्यों डर रहा था? क्योंकि माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर के करंट के लिए भी ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है, लेकिन अब नहीं, क्योंकि करंट को हमने बहुत 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 छोटा कर दिया, इतना छोटा कर दिया है कि अब इसका डिफ्लेक्शन जो है इस रूल को फॉलो करेगा। फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, या फिर आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई, अब सही है। ठीक है, अब ऐसा हम बोल सकते हैं, जी कांस्टेंट है ना। ओके, तो करंट जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे डिफ्लेक्शन भी बढ़ेगा। ओके, हाँ, तो इस तरीके से जो डिवाइस बना, इस डिवाइस को हम लोग बोलते हैं आमीटर। इस डिवाइस को क्या बोलेंगे? आमीटर। गैल्वेनोमीटर कॉइल के साथ उसके पैरेलल में एक बहुत ही छोटा सा रेसिस्टेंस कनेक्ट कर देने पर जो डिवाइस बना उसे हम लोग कहते हैं आमीटर। और ये जो रेसिस्टेंस आपने कनेक्ट किया है इसे हम लोग कहते हैं शंट। क्या कहते हैं? शंट। शंट या फिर शंट रेसिस्टेंस। ओके, क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं गैल्वेनोमीटर एज अ वोल्टेज मेजरर। गैल्वेनोमीटर एज अ वोल्टेज मेजरर। तो आप जानते हैं किसी सर्किट के किसी सेक्शन में यदि आपको वोल्टेज मेजर करना हो, जैसे कि ये लोड है और इसके अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना हो, तो गैल्वेनोमीटर को उसके साथ आप पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। चलिए, बैटरी पहले करंट सप्लाई कर रहा था सिर्फ लोड को ना, लेकिन अब गैल्वेनोमीटर भी उस करंट को यूज कर रहा है, तो कुछ करंट इसमें जा रहा है और कुछ करंट इसमें जा रहा है। तो क्लियर है कि पोटेंशियल डिफरेंस गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करने पर अफेक्ट हो जाया करेगा, और करंट जो लोड में जा रहा है वो भी अफेक्ट होगा। अब इससे बचने के लिए हम क्या करें? कंसीडर कीजिए कि गैल्वेनोमीटर कॉइल के साथ एक बहुत ही लार्ज रेसिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाए। गैल्वेनोमीटर कॉइल के साथ एक बहुत ही लार्ज रेसिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया, तब इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा? इन दोनों का सम, एंड R इज वेरी मच ग्रेटर देन RG, सो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो है वो होगा R के इक्वल। राइट, अब इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो है R के इक्वल है। ठीक है, तब अब देखिए तो इसका रेसिस्टेंस बहुत हाई है, तो अब मोस्ट ऑफ द करंट लोड से ही जाना पसंद करेगा, गैल्वेनोमीटर में बहुत कम करंट जाएगा। ओके,
अब यदि गैल्वेनोमीटर में बहुत कम करंट जाता है तो लोड में जो करंट जा रहा है वो अफेक्ट नहीं होगा, उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी अफेक्ट नहीं होगा लेकिन बहुत कम, इतना कम कि उसे हम निग्लिजिबल मान सकते हैं, उसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वोल्टेज में जो चेंज आएगा या फिर करंट में जो चेंज आएगा उसे हम लोग निग्लिजिबल मान सकते हैं और उसे हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से जो डिवाइस बना, हाँ ये भी बात है कि गैल्वेनोमीटर में जब बहुत लो करंट जाएगा तो फिर से ये I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई या फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अब फुल स्केल डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा। बहुत ही लार्ज रेसिस्टेंस हमने यहाँ यूज कर लिया है और इसमें करंट जो है बहुत ही छोटा कर दिया है। ओके, तो जैसा अमीटर बिहेव कर रहा था वैसा अब ये डिवाइस भी बिहेव करेगा। इस डिवाइस को हम लोग कहेंगे वोल्ट मीटर। इस डिवाइस को हम लोग कहेंगे वोल्ट मीटर। ओके, एनी प्रॉब्लम? तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर। तो सेंसिटिविटी को हम लोग दो तरीके से डिफाइन करते हैं, करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी इज डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। अब डिफ्लेक्शन कितना है जी? NAB इंटू आई अपॉन के, और अपॉन आई और आई कैंसल, तो आपको क्या मिला? NAB अपॉन के। ये हो गया करंट सेंसिटिविटी। ओके, और वोल्टेज सेंसिटिविटी? वोल्टेज सेंसिटिविटी होता है डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। करंट सेंसिटिविटी क्या था? डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। वोल्टेज सेंसिटिविटी डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। अब देखिए यहां यदि हम R से मल्टीप्लाई कर दें, I में यदि हम R से मल्टीप्लाई कर दें रेसिस्टेंस से, ओके, तो ये हो जाएगा वोल्टेज। ओके, चलिए I और I तो कैंसिल हो चुका है यहाँ, ठीक है, और यहाँ पे बचा क्या? R। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी का इक्वेशन आपको मिलेगा NAB अपॉन के इंटू 1 अपॉन R। ये हो गया वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर। ओके, अब हमारे सामने सवाल है, हाउ टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर। देखिए यहां पर है फाई। एक गैल्वेनोमीटर को जो है सेंसिटिव कहा जाएगा, एक गैल्वेनोमीटर को सेंसिटिव भी कहा जाएगा यदि वो छोटे से छोटे करंट के लिए भी डिफ्लेक्शन ऐसा दे जिसे हम लोग मेजर कर सकें। ठीक है, मेजरेबल डिफ्लेक्शन में। तो डिफ्लेक्शन के लिए, डिफ्लेक्शन बढ़ाने के लिए यानी फाई बढ़ाने के लिए आपको क्या करना होगा? यदि नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज किया जाए तो फाई बढ़ेगा। तो गैल्वेनोमीटर जो हम लोग डिजाइन करेंगे तो उसमें जो गैल्वेनोमीटर कॉइल है उसके नंबर ऑफ टर्न्स को हम लोग इंक्रीज कर देंगे। नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करके हम लोग गैल्वेनोमीटर के सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हैं। ए, कॉइल के एरिया को इंक्रीज कर सकते हैं। बी, मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ाएंगे? उसके लिए हमें स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्गर मैग्नेट्स का यूज करना होगा। और के, स्प्रिंग का जो टॉर्सनल कांस्टेंट है उसे कम रखेंगे। ओके, सॉफ्ट मटेरियल का यूज करेंगे, हाँ, लेकिन उसके पास टेंसाइल प्रॉपर्टी होना चाहिए। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करके, एरिया को इंक्रीज करके, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यूज करके और टॉर्सनल कांस्टेंट को डिक्रीज करके हम लोग गैल्वेनोमीटर के सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन एक फैक्ट जरा देखिएगा, यदि हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करते हैं तो फाई अपॉन आई इज इक्वल टू है NAB अपॉन के। सपोज नंबर ऑफ टर्न्स n के बजाय 2n कर दिया जाए, तब करंट सेंसिटिविटी फाई डैश अपॉन आई जो है वो हो जाएगा 2NAB अपॉन के। कहने का मतलब
2π/I हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सेंसिटिविटी जो है वो डबल हो गया यदि हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर दें। कौन सा सेंसिटिविटी? करंट सेंसिटिविटी। लेकिन वोल्टेज सेंसिटिविटी पे जरा ध्यान दीजिएगा। सपोज हम नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर दें 2NAB/K, पर मत भूलिए कि जब आप नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर देंगे तो लेंथ जो वायर का है वो भी डबल हो जाएगा, और यदि वायर का लेंथ डबल हो गया तो उसका रेसिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। तो ये R नहीं अब 2R होगा। क्या कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क पड़ा नहीं ना? तो मैन्युफैक्चरर्स के लिए करंट सेंसिटिविटी बढ़ाने का एक आसान तरीका यह है कि वो नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर दें, लेकिन उससे जरूरी नहीं कि वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़ जाए। तो यदि हम करंट सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए, आमीटर बनाने के लिए किसी तरह का मॉडिफिकेशन करते हैं गैल्वेनोमीटर में, तो जरूरी नहीं है कि सेम वही मॉडिफिकेशन गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए भी यूज किया जाए। दोनों के लिए जो मॉडिफिकेशंस यूज किए जाते हैं वो डिफरेंट होते हैं। उनकी सेंसिटिविटी को चेंज करने के लिए जो मॉडिफिकेशंस यूज किए जाते हैं वो करंट सेंसिटिविटी के लिए अलग तरह का मॉडिफिकेशन होगा और वोल्टेज सेंसिटिविटी के लिए अलग तरह का मॉडिफिकेशन होगा। ओके, तो ये था टॉपिक द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। आई होप ये टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।